दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने आरंभ की थी, उस कड़ी में ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम जलीय पारितंत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं और जलीय पारितंत्र कैसा होता है यह देखेंगे हम यहाँ पर। इससे पहले हमने पारिस्थितिकी तंत्र के यानी पारितंत्र के अलग अलग प्रकारों को देखना शुरू किया था। स्थल खंड के बारे में हम पूरा देख चुके हैं और हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर था वह यहीं पर समाप्त हुआ था। मतलब स्थल खंड के सबसे अंतिम भाग में जाकर खत्म हुआ था, जिसका नाम था मरुस्थल। मरुस्थल कहाँ उत्पन्न होते हैं, वर्षा की कितनी कमी इन्हें निमंत्रण देती है या बुलावा देती है, और मरुस्थलीकरण की जो क्रिया है वो क्या है, मरुस्थलीकरण को रोकने का हम क्या प्रयास कर सकते हैं, यह सब कुछ हम वहाँ देख रहे थे। हमारे जो प्रयास थे उसको भी हमने देखा और जो सरकारें प्रयास करती हैं उसको भी हमने देखा। फिर वनों को उपजाने से मरुस्थल समाप्त हो जाएंगे, ये बात हमने सीखी, और वनों को वहां पर उगा पाना कितना कठिन काम है यह भी हमने देख लिया। यह सब कुछ देखने के बाद अब हम जलीय पारितंत्र की ओर बढ़ चले हैं। पानी का पारितंत्र अपने ढंग का होता है, अपने प्रकार का होता है, और हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर बहुतायत मात्रा में जल ही पाया जाता है। स्थल खंड की तुलना में जल की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ जल की मात्रा ज़्यादा मात्रा में है, मतलब ज़्यादा बहुतायत है जल की, इस वजह से। तो इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। आगे बढ़े इससे पहले कुछ आवश्यक जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है, और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए। वहाँ पर आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी, जितनी भी शंकाएं होंगी, उनका समाधान कर दिया जाएगा और आपको जुड़ने की प्रक्रिया समझा दी जाएगी। इसके बाद फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, दो विकल्प हैं। एक तो ओनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से चैनल चलता है टेलीग्राम का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर वहाँ आप जुड़े रहेंगे, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो आप हमेशा हमसे संपर्क में रहेंगे। जितनी भी सूचनाएं, जितने भी नोटिफिकेशन आपको भेजे जाएंगे उससे आप अद्यतन होते रहेंगे हमेशा, उससे आपको नई जानकारियां मिलेंगी, जो चैनल से संबंधित है वो भी और जो परीक्षाओं से संबंधित है वो भी। इसके अतिरिक्त यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ हैं वो हमेशा फ्री थे, हैं और रहेंगे, ऐसी हमारी प्रतिबद्धता है। तो उसका आप पूरा लाभ उठाइए, उसे देखिए, सुनिए और नोट्स बनाइए। उसे अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, शेयर करने से वो दूसरों के लिए भी लाभकारी होंगे। लाइक तभी करिए जब पसंद आए, नहीं पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसके अंदर कमियां आपको क्या महसूस हुई, उसे अगर सुधारने योग्य होगा तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ये कुछ बातें थी, अब चलते हैं आगे। दोस्तों जल का जो पारितंत्र है, यहाँ आप स्क्रीन पर एक जीव और पानी को आसपास देख रहे हैं। तो जल का जो भी पारितंत्र होता है वह काफ़ी विस्तृत होता है, काफ़ी व्यापक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी का जो फैलाव है हमारी पृथ्वी पर वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है। तो इतने विस्तृत चीज़ को, इतनी बड़ी चीज़ को अगर हम कुछ हिस्सों में बांट कर पढ़ें, कुछ भागों में तोड़ दें, तो इसे समझना मतलब यहाँ पर आसान हो जाएगा, समझने में आसानी होगी। इसलिए इस जलीय बायोम को या जलीय पारितंत्र को हम दो हिस्सों में मुख्य रूप से बांटते हैं। आगे इसके और भी वर्गीकरण आप देखेंगे। वह जो दो हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो ताजे जल का बायोम होता है, मतलब ताजे जल का पारितंत्र होता है, और दूसरा समुद्री जल का पारितंत्र होता है। जो ताजे जल वाला बायोम होता है या ताजे जल का पारितंत्र होता है उसमें झीलें, नदियाँ या जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो सब आती हैं। हालांकि आर्द्र भूमियाँ ये पूरी तरह से ताजे जल का ही बायोम नहीं होती, कभी कभी इनमें संक्रमण जैसी स्थितियाँ भी पाई जाती हैं। खैर, यहाँ पर आर्द्र भूमियों को भी ताजे जल के बायोम में ही रखा गया है। और जो समुद्री जल का बायोम होता है उसमें महासागर, प्रवाल भित्तियाँ, लैगून, ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी, इस प्रकार के बायोम आते हैं। यहाँ मुख्यतः शैवाल तथा अन्य जो समुद्री पादप हैं, समुद्री के अलावा जो जलीय पौधे हैं वो सभी यहाँ मतलब इस पानी वाले इलाके में रहते हैं, और पानी में रहने वाले जीव पाए जाते हैं। पानी में रहने वाले जीव जो जलीय पारितंत्र है उसमें पानी पाए जाने स्वाभाविक है, जैसे कि आप कछुए को देख रहे हैं, ऐसे ही और भी जीव होते हैं। तो ये जो जलीय बायोम होता है मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है। एक तो मीठे जल वाला होता है, दूसरा खारे जल वाला होता है। खारे जल में जो मुख्य स्रोत है वो महासागर है, और मीठे जल में जो मुख्य स्रोत है वो नदियाँ और झीलें हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। जलीय पारितंत्र में आप वनस्पति और जीवों को एक साथ भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है।
ये जो मेढक है वैसे तो ये उभयचर होता है, लेकिन इसका एक आवास जल भी होता है। तो जल में इसकी उपस्थिति एक जीव के तौर पर है। और यह जो आप कुमुदनी का फूल देख रहे हैं, मतलब लिली को देख रहे हैं, वाटर लिली को, यह यहाँ पर पौधे की उपस्थिति है, वनस्पति की उपस्थिति है। इस प्रकार से आप जल के पारितंत्र को यहाँ देख पा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसे परिभाषा के तौर पर देख लेते हैं। जब विस्तार पूर्वक हम वर्गीकरण करते हैं तो उसमें जलीय पारितंत्र को हम यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। वैसे तो मोटे तौर पर 2 भाग थे, लेकिन यहाँ पर 3 हिस्से हैं। कौन कौन सा? अलवण जलीय पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, और खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। इनकी जो परिभाषा है वो यहाँ पर इसके लवण की मात्रा पर निर्भर करती है। इस बात पर निर्भर करती है कि पानी में कितना घुलनशील मात्रा में लवण मौजूद है, और इसे पीपीटी में नापते हैं। और पीपीटी में इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ये यहाँ पर देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखते हैं अलवण जलीय पारितंत्र को। यह जो जलीय पारितंत्र है इसमें ताजे पानी में लवण की मात्रा 5 पीपीटी यानी प्रति 1000 भाग से कम हो। लवण की मात्रा जो है वो 5 पीपीटी से कम होनी चाहिए, इतने से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये अलवण जलीय पारितंत्र कहलाएगा। और इस प्रकार का पारितंत्र या इस प्रकार का जल कहाँ मिलता है? ये झीलों में मिलता है। हालांकि जो झीलें हैं उसमें से कुछ खारे पानी की भी झीलें होती हैं, लेकिन यहाँ पर मीठे पानी वाली झीलों की बात की जा रही है। तो झीलों में मिलता है, तालाबों में मिलता है, कुंडों में मिलता है। कुंड मतलब कुओं की बात हो रही है। और इसके अलावा झरनों से प्राप्त होता है, नदियों से प्राप्त होता है। नदियाँ भी जो स्रोत होते हैं उनके, वो या तो ग्लेशियर होते हैं या फिर इसी प्रकार के कुछ सोते होते हैं। कुछ नदियाँ झीलों से उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार के जो जल के स्रोत होते हैं या जल के साधन हैं, वहाँ पर अलवण जलीय पारितंत्र पाया जाता है। और इस पारितंत्र की खास बात है कि यहाँ पर जो लवण की मात्रा है वो इससे कम होनी चाहिए, इस रेंज से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो वहाँ पर लवणता का जो प्रतिशत है वो बढ़ने लगेगा। इसके बाद हम जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसको देख लेते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में जो जल निकाय आते हैं, इसमें जिन जल निकायों को शामिल किया गया है वहाँ लवण की सांद्रता का प्रतिशत 35 पीपीटी या इसके ऊपर होता है। 35 पीपीटी या इससे ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है या इस रेंज का भी हो सकता है, लेकिन अगर इस क्षेत्र में आता है, इस जोन में आता है, तो वो कहलाएगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पर इस जोन में अगर आता है, इस रेंज में आता है, तो उसे हम समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के तौर पर देखेंगे। यह समुद्र का हिस्सा माना जाएगा। अब जैसे उथले समुद्र की अगर बात की जाए, उथला समुद्र मतलब क्या? कम गहरा और खुले महासागर वाले जो क्षेत्र हैं, जो महासागर वाला क्षेत्र है वो तो निश्चित रूप से इसमें आएगा। और इसके अलावा जो उथला समुद्री क्षेत्र है वो भी इसी का हिस्सा होता है। खारे पानी के पारितंत्र को अगर आप देखिएगा तो इसमें जो जल निकाय आते हैं, मतलब खारे पानी के पारितंत्र में जिन जल निकायों को शामिल किया गया है, उसमें जो लवण की मात्रा है वो 5 पीपीटी से लेकर 35 पीपीटी के बीच की होती है। 5 से लेकर 35 पीपीटी इनको नापने का एक मात्रक है, एक यूनिट है, इसके बीच की होती है। और इस प्रकार के जो पारितंत्र हैं इनमें एस्चुरी, यहाँ पर आप पारितंत्रों के नाम देख सकते हैं। एस्चुरी, नमक का दलदल जैसे कि कच्छ का रन है। इसके अलावा मैंग्रोव के जो दलदली क्षेत्र हैं और वन, मतलब मैंग्रोव वन जो होते हैं वो सब इसमें आते हैं। तो मैंग्रोव क्षेत्र, एस्चुरी वाले क्षेत्र जो कि ज्वार नदमुख कहलाते हैं, और इसके अलावा जो नमकीन दलदली क्षेत्र होते हैं जैसे कच्छ का रन है, इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं ये खारे पानी के पारितंत्र के हिस्से में आते हैं। यहाँ पर जो लवण का प्रतिशत है वो 5 से लेकर 35 पीपीटी के बीच का होता है। ये तो 3 वर्गीकरण हो गया। और इससे पहले हमने 2 भागों में बांटा था, एक जो खारा हो और दूसरा जो खारा नहीं हो। लेकिन यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया। एक मीठे जल का पारितंत्र है, एक थोड़ा कम खारे जल वाला पारितंत्र है, और एक एकदम ही खारे जल वाला पारितंत्र है। तो इस प्रकार से 3 हिस्सों में बांटकर हम इसे देखते हैं। आगे चलते हैं और आगे देखिए, जलीय जीवों को उनके गतिविधि के क्षेत्र और इन क्षेत्रों को पार करने की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मतलब यहाँ पर उनके जीवन जीने की जो संभाव्यताएं हैं उसको ध्यान में रखकर इनका वर्गीकरण किया जाता है। और इन्हें, मतलब इनका जो जीव रूप होता है या स्थान के आधार पर इन्हें 5 समूहों में बांटकर हम पढ़ते हैं। जो यहाँ पर पाए जाने वाले जीव हैं या जीवों की प्रजातियाँ हैं उसको हम लोग 5 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं? तो पटलक है, यहाँ आप इनको पहले जूम करके देख लीजिए, फिर एक एक करके देखेंगे। एक तो पटलक है, दूसरा परिपाद है, इसके बाद प्लवक है, तरणक है, तरणक मतलब तैरने वाले, तरण मतलब तैरना, नितलक है। इस प्रकार से 5 हिस्से इसके हैं। नितलक है, तरणक है, प्लवक है, इसके बाद परिपाद है
और पटलक है। अब ये किस प्रकार के जीव होते हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं पटलक, अनासक्त जीव जो हवा पानी के अंतरा फलक पर रहते हैं, जैसे तैरने वाले पौधे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि तैरते हैं, तो वो इस रेंज में आते हैं और ये हवा और पानी दोनों के संपर्क में रहते हैं। मतलब ये रहते पानी में है लेकिन इनका संपर्क वायुमंडल से भी होता है। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं इन्हें पटलक कहते हैं। पटल मतलब होता है ऊपर का हिस्सा या मुख्य भाग, जो सामने का भाग होता है, जिसे कि आप फ्रंट कहते हैं। तो ऐसे फ्रंट वाले क्षेत्र पर ये रहते हैं, यानी पानी के ऊपरी हिस्से में रहते हैं। और ऊपरी भाग में रहेंगे तो इनका संपर्क वायुमंडल से भी रहता है और जल से भी रहता है। कुछ जीव अपना अधिकांश जीवन वायु जल अंतरफलक के शीर्ष पर बिताते हैं। मतलब ये पानी और वायुमंडल दोनों के संपर्क क्षेत्र में, जहाँ दोनों का संक्रमण क्षेत्र होता है, वहाँ अपने जीवन को बिताते हैं। कुछ जीव तो ऐसे भी होते हैं जैसे कि लंबे पैर वाले जल कीट। इन जल कीटों के पैर लंबे लंबे होते हैं। ये पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों तरह के जो पारितंत्र हैं उनका आनंद लेते हैं। जबकि अन्य जो है वो अधिकांश अपना समय हवा पानी के अंतरफलक के नीचे बिताते हैं और जो अपना अधिकांश भोजन है वह पानी के भीतर से प्राप्त करते हैं। जैसे कि बीटल, इनका जो भोजन का स्रोत है वो जल ही होता है। ऐसा नहीं कि ये वायुमंडल के संपर्क में रहते हैं या बाहरी हवा और पानी के संपर्क में रहते हैं तो इसका मतलब ये पानी से भोजन नहीं लेंगे। इनका जो भोजन है वो जल के माध्यम से ही पूर्ण होता है। लेकिन इनकी जो अवस्थिति होती है या इनकी जो जीवन शैली होती है वो अंतरा फलक होती है। मतलब ये अंतरा फलक और फलक के ऊपर भी होती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं। मतलब ये पानी के कुछ अंदर तक भी रहते हैं और पानी के बाहर वाली जो जलवायु होती है उसका भी आनंद लेते हैं। अभी आपने मेढक जैसे जीवों को भी देखा होगा। तो मेढक जैसे जीव हालांकि पूरी तरह से पटलक तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन उनकी भी प्रकृति कुछ ऐसी ही होती है। जैसे आप देख लीजिए, यह मेढक जो है यह जल के अंदर से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। जो कीड़े मकोड़े या छोटे जीव हैं उन्हें खाकर ये अपना पेट भरता है। और आप ये भी जानते हैं कि ये उभयचर होता है। उभयचर होने का मतलब यही है कि ये स्थल और जल दोनों पर रह लेता है। तो यहाँ इसकी जो अवस्थिति है वो पटलक की कही जा सकती है। हालांकि ये पूर्ण रूप से पटलक नहीं होता। मतलब पटलक वाली जो अवस्था है वह पूर्ण रूप से इस पर लागू नहीं होती, लेकिन फिर भी एक बतौर उदाहरण इसे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं परिपाद। परिपाद में वे जीव आते हैं जो नीचे कीचड़ के ऊपर, मतलब नीचे से कीचड़ के ऊपर उभरे हुए जड़ वाले पौधों या पदार्थों के तने और पत्तियों से जुड़े रहते हैं। इनका जो जुड़ाव है वो जड़ वाले पौधों और जो तने वाली पत्तियों वाला क्षेत्र होता है उससे इनका जुड़ाव होता है। मतलब ये ऐसे पौधों से कनेक्ट रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं जो कि कीचड़ में अपनी जड़ को जमाए रहते हैं। वनस्पतियों की जो जड़ें हैं वो कीचड़ में फैली रहती हैं और उसी से ये चिपके रहते हैं। जैसे कि स्थावर शैवाल और उनसे संबंधित जो जीवों का समूह है वो इस दायरे में आता है। ये जो शैवाल होते हैं ये कीचड़ में उभरे हुए पौधों की जड़ों से या तनों से चिपके हुए रहते हैं। इनका वहीं पर जमाव होता है। इस प्रकार के जो जीव हैं वो कहलाते हैं परिपाद। इसके बाद आते हैं प्लवक। प्लवक का मतलब क्या? तैरने वाले। तो इसमें शैवाल आते हैं। प्लवक की श्रेणी में शैवाल आते हैं और शैवाल में भी कौन? जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो, और क्रस्टेशियन और प्रोटोजोआन्स आते हैं। जूप्लैंक्टन्स और प्राणी प्लवक की संज्ञा दी जा सकती है। इस प्रकार के जीव आते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म पौधे, यह दोनों ही शामिल होते हैं। और कुछ तेज बहाव वाले पानी को छोड़कर ये जो प्रजातियां हैं, मतलब प्लवकों की प्रजातियां हैं, यह सभी जलीय पारितंत्रों में पाई जाती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तेज बहाव वाला अगर पानी होगा तो ये जीव जो है ये बह जाएंगे। मतलब इनका जो स्थायित्व है वो खत्म हो जाएगा। ये एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे और नष्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे तेज बहाव वाले पानी में नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर जरा सा जल में स्थिरता है तो ये पाए जाते हैं। इनकी जो प्राप्यता है वो हर जगह होती है। और प्लवक की जो स्वचालन शक्ति होती है वो सीमित होती है। मतलब ये अपने आप से चलने में लगभग असमर्थ होते हैं, बहुत ही सीमित होते हैं। और इनका, ताकि इनके वितरण को समुद्री प्रवाह द्वारा नियंत्रित किया जा सके। मतलब ये समुद्र की जलधाराओं के साथ चलते हैं। समुद्र की जलधाराएं जिस ओर जाती हैं प्लवकों का संचलन उसी ओर होता है। आपने देखा है कि जहाँ पर समुद्र में गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा का आपस में मिलन हुआ। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा थी और जो गल्फ स्ट्रीम थी वो गर्म जलधारा थी। तो ये जब न्यू फाउंडलैंड के तट पर मिलती हैं तो वहाँ पर प्लवकों का आगमन होता है। प्लवकों को अपने साथ ये बहा कर ले आती हैं और मछलियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ वहाँ पाई जाती हैं। इसीलिए वहाँ पर मत्स्य उद्योग काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी फला फूला है।
तो ये जो प्लवक हैं ये समुद्री जल धाराओं के साथ बहकर आते हैं और इस वजह से इनका जो संचलन है उसके पीछे जो मुख्य उत्तरदायित्व है वो समुद्री जल धाराओं का ही होता है। इनकी स्वचालन शक्ति सीमित होती है, अपने से ये चल नहीं पाते और इसी वजह से जल धाराएं इन्हें अपने साथ लेकर चलती हैं। ये बात हुई प्लवकों की। इसमें जंतु प्लवक और वनस्पतियों वाले जो प्लवक हैं वो दोनों ही शामिल हैं। प्लवकों को देखने के बाद जो अगली प्रजातियां हैं उनको हम देखेंगे, जो कि है तरणक। तरण का मतलब होता है तैरना, तो ये तैरने वाले जीव हैं, यह तैराक होते हैं। अभी हमने देखा प्लवकों के बारे में, वो तैराक नहीं थे, वो जिधर ले चला गया उधर बह गए, समुद्री जल धाराओं ने जिधर चाहा उधर उन्हें ले गई। लेकिन यहाँ पर जो तरणक होते हैं ये खुद ही तैरने में सक्षम होते हैं। इनमें ऐसे जीव शामिल हैं जो तैराक होते हैं। यह अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इन्हें पानी की धाराओं को पार करना होता है, मतलब पानी की लहरों को काट कर ये तैरने में सक्षम होते हैं। जल को हटाना पड़ता है तब आप किसी भी जगह पर, मतलब किसी भी पानी वाले क्षेत्र में तैर पाते हैं। अपने भार के बराबर या अपने वजन के बराबर आपको जल हटाना पड़ता है, इसीलिए तो आप अपने हाथ पैर चलाते हैं तैरते समय। तो जल को जब आप काटते हैं यानी वहां से हटाते हैं, तभी आपके तैरने के लिए वहां पर उपयुक्त परिस्थिति बनती है। अगर आप हाथ पैर चलाना बंद कर दीजिए तो आप डूब जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये जो जीव होते हैं ये बड़े और शक्तिशाली होते हैं। तैरने में बहुत मेहनत लगती है, आपने कभी तैर कर देखा है? तैरने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए तैरने को एक अच्छा व्यायाम कहा जाता है, एक अच्छी कसरत कही जाती है, क्योंकि इससे पूरे शरीर का व्यायाम होता है, पूरा शरीर जो है इसमें इस्तेमाल होता है। और पहली बार जो तैरता है उसके हाथ पैर बहुत जल्दी ही थक जाते हैं, जवाब दे जाते हैं, तो इससे मजबूती भी आती है शरीर में। तो ये जो जीव होते हैं ये इसीलिए शक्तिशाली होते हैं और इनका आकार थोड़ा बड़ा होता है। बड़े आकार के होंगे तो इनको बहा ले जाना आसान नहीं होगा समुद्री लहरों के लिए। छोटे आकार के हैं तो वो तैरना जानते भी हैं तो भी बह जाएंगे, क्योंकि उनका वजन कम है। तो ये बड़े आकार के होते हैं और इनकी ताकत ज़्यादा होती है, और ये जल धाराओं को पार करने में और अपनी मर्जी के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद जो 5वां नंबर आता है वो होता है नितलक का। ये जल द्रव्यमान के तल में पाए जाते हैं, जो जल का क्षेत्र है उसकी तलहटी में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो जीव हैं इन्हें नितलक कहा जाता है। ये नितल में पाए जाते हैं, सागर का नितल या किसी भी जलीय पारितंत्र का जो नितल क्षेत्र होता है, नीचे का तल होता है, नितल का मतलब, उसमें पाए जाते हैं। ये तो बात हुई जीवों की। इसे आप देख सकते हैं, ये जो बात है ये जीवों की हो रही थी। 5 प्रकार के जीवों को हमने देखा, और 5 प्रकार के जीव कौन कौन से? एक तो पटलक है, दूसरा परिपाद है, इसके बाद प्लवक है, प्लवक के बाद तरणक है, और तरणक के बाद नितलक है। इसमें से जो पहला वाला था यानी पटलक था वो बाहरी वायुमंडल के भी संपर्क में रहते थे, और जो नीचे का जलीय पारितंत्र था उससे भी संपर्क में रहते थे। ऐसे कुछ उदाहरण भी हमने देखे। इसके बाद परिपाद को हमने देखा, यह कीचड़ में उभरे हुए जो पौधे होते हैं या वनस्पतियां होती हैं उनके ऊपर अपना निवास बना के रहते थे, जैसे शैवालों की कुछ प्रजातियां ऐसा करती हैं। परिपाद के बाद जो दूसरा नंबर था वो प्लवकों का था। ये जंतु प्लवक भी हो सकते थे और वनस्पतियों के भी प्लवक हो सकते थे। इनका प्रवाह जल धाराओं पर निर्भर होता था, जल धाराएं इन्हें जिधर बहा कर ले जाएं उधर ये पहुंच जाते थे। इसके बाद तरणक जैसे जीवों को देखा हमने, जो कि खुद तैरने में सक्षम थे। उनकी शरीर की जो कद काठी थी वो बड़ी और मजबूत थी, जिसके कारण वो जल धाराओं का सामना कर सकते थे। जो अंतिम प्रकार था वो नितलकों का था। यह जो नितलक थे यह जल द्रव्यमान के तल में पाए जाते थे, मतलब पानी की तलहटी में इनकी अवस्थिति होती थी। इतना हम देख चुके हैं। अब इसके बाद जलीय आवासों की उत्पादकता को सिकोड़ने वाले यानी सीमित करने वाले, सीमित करने का मतलब क्या? किसी चीज को सिकोड़ देना, एक स्थान पर कम मात्रा में रहने देना। तो ऐसी स्थिति में करने वाले जो कारक होते हैं, जिम्मेदार कारण होते हैं, वो कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। पहला जो कारक है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जीवन देने के लिए अनिवार्य माना जाता है। विशेष रूप से जो वनस्पतियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बिना ये संभव नहीं है, या कम मात्रा में होगा। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन सूर्य की रोशनी जितना नहीं हो पाता। तो पौधों को जीवित रहने के लिए या किसी भी वनस्पति को जो कि प्रकाश संश्लेषण करती है, उसको जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता अनिवार्य होती है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वो जितनी गहराई तक प्रवेश करता है पानी में, ऐसा नहीं है कि पानी के एकदम तल तक सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे चला जाता है, वह कुछ ही दूरी तक पहुंच पाता है। पानी की कई परतें होती हैं। अगर कोई गहरे जल का स्रोत है, मान लीजिए झील है, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो जो ऊपरी सतह है उसको ज़्यादा मिलेगा, और अंदर वाली जो सतह है उसमें इसकी मात्रा क्रमशः कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये अंदर प्रवेश करेगा
इसकी जो तीव्रता है और इसकी जो मात्रा है वो धीरे धीरे सीमित होती जाएगी, यानी कम होती जाएगी। इसी प्रकार से पौधों का भी वितरण होता है। जो ऊपरी परत है उसमें हरे पौधे पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते हैं वैसे वैसे इनकी मात्रा तेजी से कम होने लगती है। प्रकाश का जहां तक प्रवेश होता है वहां तक जो पौधे पाए जाते हैं वो, और जो अंदर वाले पौधे होते हैं, अंदर वाली वनस्पतियां या जो भी जीव अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, उसमें दोनों में अंतर पाया जाता है। ऊपर वाली परत में पाए जाने वाले जीव या वनस्पतियों की प्रजातियां और अंदर वाली जो परतें हैं, नीचे वाली जो तलहटी के पास वाली परतें हैं, उसमें पाई जाने वाली जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों में और उनकी संरचना और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। और इसी अंतर के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। तो वर्गीकरण को देख लीजिए। देखिए, प्रकाश प्रवेश यानी प्रकाश के जल में प्रवेश और पौधों के वितरण के आधार पर यह जो जीव होते हैं इन्हें सुप्रकाशी और अप्रकाशी, और ये जो क्षेत्र है इन्हें भी इसी नाम से पुकारा जाता है, मतलब इस नाम से संबोधित किया जाता है, सुप्रकाशी क्षेत्र और अप्रकाशी क्षेत्र। जीवों से ज्यादा वनस्पतियों को इनकी आवश्यकता होती है, तो यहाँ वनस्पतियों का ही जिक्र किया गया है। हालांकि जीव को भी सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि वनस्पतियों को होती है। तो इसलिए प्रकाश प्रवेश और पौधों के वितरण के आधार पर इन्हें सुप्रकाशी और अप्रकाशी क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुप्रकाशी क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर सूर्य का प्रकाश सरलता से प्रवेश कर जाता है, और अप्रकाशी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश कम मात्रा में या नहीं के बराबर प्रवेश करता है। जहां नहीं पहुंच पाता वो क्षेत्र, और जहां पर बहुत अल्प मात्रा में पहुंचता है वो क्षेत्र। इस प्रकार से हमने देखा, यह तो सूर्य के प्रकाश की बात हुई, जो कि सबसे अनिवार्य और प्रथम आवश्यकता थी। इसके बाद और भी आवश्यकताएं हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को देखने से पहले ये जो सुप्रकाशी क्षेत्र और अप्रकाशी क्षेत्र हैं इनको थोड़ा यहाँ चर्चा कर लेते हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं सुप्रकाशी क्षेत्र को। जो सुप्रकाशी क्षेत्र है ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की ऊपरी परत में पाए जाते हैं। स्वाभाविक है, सूर्य का प्रकाश जहां तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा, सुगमता से पहुंचेगा। सु का मतलब सुगमता और प्रकाशी मतलब प्रकाशमान। तो सुगमता से प्रकाश पाने वाले जो क्षेत्र होते हैं वह इस रेंज में आते हैं, और जो ऊपर की सतह होगी, किसी भी झील या तालाब में जो ऊपर की परत होगी वहां पर सूर्य की रोशनी आराम से पहुंच जाएगी। उसकी तुलना में नीचे घुसने में, अंदर जाने में उसे ज्यादा समय लगेगा और कम मात्रा में पहुंचेगी, कठिनाई होगी। तो ये ऊपर की जो परत होती है वही होती है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊपरी परत को लेते हैं। प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है, और इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की गतिविधियां हैं वो संपन्न होती हैं। जब प्रकाश का प्रवेश होगा तो जो श्वसन है वो हो पाएगा और प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। इस क्षेत्र की गहराई पानी की पारदर्शिता पर निर्भर करती है। पानी कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, उसी पर निर्भर करता है कि उसके अंदर सूर्य का कितना प्रकाश अंदर जा पाएगा, प्रवेश कर पाएगा। अगर पानी में पारदर्शिता का अभाव है या ऊपर से वनस्पतियों का एक जो कोट है, लेयर है, वो चढ़ी हुई है, मान लीजिए किसी अच्छे खासे जल स्रोत के ऊपर जलकुंभियां उग जाए, जलकुंभी एक प्रकार की जलीय वनस्पति होती है, वो उग जाए और उसको पूरी ऊपर से ढक ले, या शैवालों की एक परत उस जल के ऊपर इकट्ठी हो जाए, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो अंदर की सतह में या ऊपरी सतह को ही छू नहीं पाएंगी ठीक से। तो इस प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषण है वो बाधित होगा, और प्रकाश संश्लेषण बाधित होगा तो जो जल तंत्र है उसमें गिरावट आएगी। जो जल का पारिस्थितिकी तंत्र है वो तेजी से गिरने लगेगा, उसमें कमी आने लगेगी। तो यहाँ पर पारदर्शिता एक अहम भूमिका निभाती है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। ये बात हो गई। अब जो सुप्रकाशी क्षेत्र है यह वह प्रकाश युक्त क्षेत्र होते हैं। प्रकाश युक्त का मतलब प्रकाश से भरपूर क्षेत्र होते हैं जो झील की सतह से नीचे की ओर फैलते हैं। झील ही क्या, किसी भी जल स्रोत की अगर बात की जाए, तालाब हो, महासागर ही हो या नदियां हो, कोई भी जल स्रोत हो, जितनी दूर तक सूर्य का प्रकाश आराम से फैल जाता है। और ये फैलेगा कहाँ से कहाँ तक, तो जो ऊपरी परत है यानी सतह है वहां से तलहटी की ओर फैलता है। मतलब ऊपर से सूर्य का प्रकाश नीचे प्रवेश कर रहा है, तो वही चीज यहाँ दी हुई है कि झील की सतह से नीचे की ओर फैलता है। मतलब सतह यहाँ हो गई ऊपर वाली परत, और वहां से ये नीचे की ओर जा रहा है, तो जहां तक ये आराम से फैल पाता है। मान लीजिए कोई झील है, ऐसे पानी को आप ऐसे ही दर्शाते हैं, बच्चों वाले जो चित्र होते हैं पेंसिल कलर से आप बनाते होंगे पहले बचपन में, तो उस चित्र में पानी को ऐसे ही दर्शाया जाता है। अब इस प्रकार का जो जल है, मान लीजिए कोई भी जल स्रोत है, यहाँ पर सूर्य है और सूर्य की जो रोशनी है वो इस पे पड़ रही है, सब जगह पड़ती है तो जल स्रोत पर भी पड़ेगी। अब ये जो रोशनी है ये ऊपरी परत में ज्यादा पहुंचेगी, और जब जल के अंदर प्रवेश करेगी तो जिन परतों तक, पानी की जिस हिस्से तक ये आराम से पहुंच जाती है, मान लीजिए यहाँ तक पहुंच रही है, यहाँ तक जो सूर्य का प्रकाश है वो अच्छी मात्रा में पहुंच जा रहा है, इतना पहुंच जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत आराम से हो सके।
तो ऐसे क्षेत्र को ही हम कहेंगे सुप्रकाशी क्षेत्र। और जहां से सूर्य के प्रकाश में तेजी से कमी आनी शुरू हो जाती है, उसकी उत्पादकता कम होने लगती है और प्रकाश संश्लेषण में दिक्कतें आने लगती हैं, वो जो नीचे वाला क्षेत्र होता है तलहटी तक का, इस बीच वाली जोन से नीचे तलहटी तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहेंगे अप्रकाशी क्षेत्र। तो सुप्रकाशी और अप्रकाशी का यही कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो सुप्रकाशी क्षेत्र है यह प्रकाश युक्त होता है, यह झील की सतह से नीचे की ओर फैला रहता है और जहाँ प्रकाश का स्तर सतह की तुलना में मात्र 1% तक रह जाता है। मतलब जहाँ तक सूर्य का प्रकाश 1% तक भी पहुँचता रहता है, उस वहाँ तक के क्षेत्र को या उस जोन को हम यहाँ पर सुप्रकाशी क्षेत्र की सीमा में रखते हैं। अब जो अप्रकाशी क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, उनको देख लेते हैं। अप्रकाशी क्षेत्रों में जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसकी निचली परतों को लिया जाता है। जो नीचे वाली परतें होती हैं वो अप्रकाशी क्षेत्रों की रेंज में आती, इन्हें आप देख सकते हैं। नीचे की परतें होती हैं जलीय पारितंत्र में, नीचे की परतें होती हैं। केवल श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की खपत वाला क्षेत्र है, वही गतिविधियां हो पाती हैं। श्वसन की गतिविधियां होती है, प्रकाश संश्लेषण यहाँ नहीं के बराबर होता है। हालांकि कुछ वनस्पतियां और कुछ जो शैवाल हैं वो अभी भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन उसमें वो जिन तरंगों को इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी बड़ी ही दुर्लभ होती है और सीमित मात्रा में होता है, या ऐसे ही कहना सही रहेगा कि नगण्य होता है, उसे गिना नहीं जा सकता। प्रकाश संश्लेषण की बहुत सूक्ष्म क्रिया यहाँ भी होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं पहुँच पाता। जब एकदम अंधेरे क्षेत्र में पहुँच जाएंगे जहाँ बहुत ज़्यादा गहराई होती है तो वहाँ ये स्थिति हो सकती है, लेकिन जो ऊपरी परत होती है अप्रकाशीय क्षेत्र की, वहाँ धुंधला प्रकाश मौजूद होता है। मतलब 1% से जब कम प्रकाश की मात्रा अंदर पहुंचने लगेगी तो उस क्षेत्र को हम कहेंगे अप्रकाशी क्षेत्र। जब तक 1% तक भी प्रकाश यहाँ पहुंचता रहेगा तब तक वो प्रकाशी क्षेत्र में गिना जाता रहेगा। लेकिन 1% से भी कम मात्रा में प्रकाश पहुंच रहा है तो पहुंच तो रहा ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से नहीं पहुंच रहा है। 0 वाली रेंज में चला गया है, 0.99 या इसके बाद 0.8 इस प्रकार से पहुंच रहा है। तो ऐसी वाली जो रेंज होती है इसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में होता है, उसे देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। और ऑक्सीजन की जो खपत है वो यहाँ भी होती है, यानी श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन यहाँ पर रुक नहीं जाता। अब झील के निचले भाग में, जो झील का निचला क्षेत्र होता है उसमें वेलांचली मंडप, जिसे कि लिटोरल जोन कहा जाता है, और सुप्रकाशी क्षेत्र के नीचे, इसे थोड़ा जूम आउट कर लीजिए, अब देखिए वेलांचली मंडल और सुप्रकाशी क्षेत्र के नीचे स्थित होता है। मतलब ये जो अप्रकाशित क्षेत्र है इसकी अवस्थिति कहाँ होती है इसको बताने का प्रयास किया गया है। तो झील के निचले भाग में ये पाया जाता है। यहाँ झील का ही उदाहरण लिया गया है, आप किसी भी जल स्रोत का उदाहरण ले सकते हैं, तालाब का ले सकते हैं, समुद्र का ले सकते हैं, कहीं भी इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन झील एक छोटा क्षेत्र है, इसकी हम बात कर रहे हैं। समुद्र बहुत बड़ी बात हो जाएगी, महासागरों की भी हम चर्चा करेंगे, उनको भी देखेंगे, लेकिन वो काफ़ी विस्तृत होते हैं। वहाँ कितनी गहराई अंदर तक है इसका सही पता कोई नहीं लगा पाता। जो गर्त होते हैं वहाँ गहराई ज़्यादा होती है, जो सामान्य क्षेत्र होता है वहाँ गहराई कम होती है। तो उसकी बात बाद में करेंगे, यहाँ झील का उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। तो झील के निचले भाग में वेलांचली मंडप और सुप्रकाशी क्षेत्र के नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर इनकी अवस्थिति होती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश की जितनी आवश्यकता होनी चाहिए उतनी आवश्यकता यहाँ पूरी नहीं हो पाती, इसलिए प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होता है, लेकिन तब भी होता है। प्रकाश संश्लेषण ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं होता। वही जो दशमलव पॉइंट वाला जो प्रकाश की मात्रा है वो वहाँ पहुँचती है, तो उतनी ही मात्रा में हो पाता है, इसलिए वनस्पतियों का विस्तार अधिक नहीं होता। ये बात हुई। तो ये हुए अप्रकाशी क्षेत्र, यहाँ पर प्रकाश का स्तर बहुत कम होता है, नाम से ही स्पष्ट है, अप्रकाशी यानी जहाँ प्रकाश न पाया जाता हो। ये बात हुई क्षेत्रों की। और हम देख रहे थे जलीय आवासों की उत्पादकता को सीमित करने वाले कारक। जो जल का क्षेत्र है, जल का पारितंत्र है, उसकी उत्पादकता को सीमित करने का काम जो कारक करते हैं, जिन कारणों से उसकी उत्पादकता एक सीमा में बंध जाती है, उनका हम अध्ययन कर रहे थे। और सबसे पहले कारक को हमने देखा जो कि था सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश के आधार पर जो जल का पारितंत्र है उसे 2 जोन में या 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। आजकल जोन शब्द का नाम लेते ही आंखों के सामने 3 जोन घूमने लगते हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन, और लोग पूछने लगते हैं कि आप किस जोन में हैं। तो वो वाली बात नहीं है, ये सामयिक बात हो गई। लेकिन यहाँ पर जो जोन है ये सागर के सतह में है, मतलब सागर की परतों में है, या किसी भी जलीय पारितंत्र की परतों में पाई जाती है। एक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, मतलब यहाँ पर 2 जोन कौन कौन से हैं, एक तो आपने देखा सुप्रकाशी है और दूसरा अप्रकाशी है। तो एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सुगमता से पहुँच पाता है, और दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुँच नहीं पाता। इनके बारे में हम देख चुके हैं। अब ये जो चर्चा है इसे आगे बढ़ाते हैं
और आगे जब हम बढ़ाते हैं तो अगला जो कारक है इस पारितंत्र को सिकोड़ने या सीमित करने वाला या इसकी मात्रा को निर्धारित करने वाला, वो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। हमने देखा है कि जल में ऑक्सीजन घुली हुई मात्रा में मौजूद होती है। वैसे तो पानी की जो संरचना होती है उसमें भी ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, आपने देखा है। जल एक यौगिक है, इसका जो सूत्र होता है वो H2O होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, दोनों गैसें हैं। और दो गैसें आपस में जब मिलती हैं तो एक तरल पदार्थ का या द्रव का निर्माण होता है। तो यह है पूरा जल की संरचना। और इसमें जो ऑक्सीजन है वो घुलित अवस्था में मौजूद होती है, गैसीय अवस्था में यहाँ पर नहीं होती, उसका स्वरूप बदल जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का स्वरूप बदल जाता है। यहाँ कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ ऑक्सीजन पाई जा रही है तो उसको हम घोल कैसे सकते हैं। जब यौगिक बनता है, यौगिक कैसे बनता है, दो या दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो किसी भी कंपाउंड का निर्माण होता है, यानी यौगिक का निर्माण होता है। दो चीजें आपने रसायन विज्ञान में पढ़ी होंगी, एक तो मिश्रण और दूसरा यौगिक। तो मिश्रण में भी मिलावट ही होती है, दो या दो से ज्यादा पदार्थों को मिलाया जाता है, लेकिन वहां पर मात्रा निश्चित नहीं होती। आप मनमाने तरीके से मिला सकते हैं, तब भी बनेगा मिश्रण ही। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, आपको शरबत तैयार करना है तो आप चीनी में पानी मिलाइए, या जाने दीजिए चीनी और पानी वाला शरबत बहुत पुराना हो गया। आप आजकल ग्लूकॉन डी पीते होंगे, तो ग्लूकोज को आप 1 चम्मच पानी में डालेंगे या 2 चम्मच डालेंगे, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जितना आपको पीना होगा, जितना आपको मीठा चाहिए होगा, उसके हिसाब से आप डालेंगे तो बनेगा तो वो ग्लूकॉन डी का ही घोल, मतलब ग्लूकोज का ही घोल बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो चाय बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर यौगिक वाली स्थिति में वो मिश्रण की स्थिति है। आपने क्या किया, ग्लूकोज को पानी में घोला तो ये एक प्रकार का मिश्रण बन गया। लेकिन किसी भी यौगिक को बनाने के लिए तत्वों की निश्चित मात्रा का होना आवश्यक है। अगर आपने निश्चित मात्रा में तत्वों को नहीं मिलाया तो जो बनने वाला पदार्थ है या बनने वाला जो चीज है उसका गुण बदल जाएगा। जो आप बनाना चाहते हैं वह नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए पानी में ही आपने मनमाने तरीके से अपनी मर्जी चला दी, आपने हाइड्रोजन के 2 एटम ले लिए और ऑक्सीजन का भी 2 ले लिया। अब ये पानी बनेगा? कभी नहीं बनेगा। यहाँ आप मनमाने तरीके से चीजों को नहीं ले सकते। आपको 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन लेने थे, तभी पानी बनेगा। तो यौगिक में इनकी मात्रा निश्चित होती है, वो पहले से फिक्स है, आप उतना ही मिलाएंगे तभी बन पाएगा। और मिश्रण में ये मात्रा निश्चित नहीं होती। तो यौगिक जब बनता है तो उसमें 2 तत्वों का समावेश होता है। 2 तत्व यहाँ पर आप देख रहे हैं। दोनों तत्वों के गुण यहाँ पर आपस में मिलकर एक नए ही प्रकार के गुण का निर्माण करते हैं। ये बात आप यहाँ समझ गए होंगे। दोनों गैसें हैं, गैसीय प्रकृति के दोनों पदार्थ हैं या दोनों तत्व हैं, और दोनों जब आपस में मिल गए तो एक तरल पदार्थ का निर्माण हो गया। लेकिन ऑक्सीजन इसमें तो है ही है। आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि पानी में ऑक्सीजन नहीं होती। अगर इस जल के सूत्र में से आप ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो ये जल रह जाएगा। कभी आपने सोचा है? पिछली बार जब मैंने इसी की बात की थी तो कमेंट में एक लोगों ने आपत्ति की थी, मतलब एक व्यक्ति की आपत्ति थी कि जल में ऑक्सीजन घुली हुई मात्रा में होती है। इस पर जरा आप विचार कीजिएगा। ये जो आपने कहा है ये सही नहीं है, तो इस पर विचार करने जैसी कोई बात ही नहीं है। पानी में ऑक्सीजन तो होती ही है, आप इससे कैसे मना कर सकते हैं? और वो घुली हुई अवस्था में होती है। स्वतंत्र अवस्था में होती तो पानी में से कब की उड़ गई होती। जल की संरचना में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और यहाँ पर चूंकि जल तरल अवस्था में है इसलिए ऑक्सीजन घुलित अवस्था में होती है। उसका जो व्यवहार है, उसकी जो प्रकृति है वो यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। यौगिक इसी का नाम होता है। तो ये बातें हैं, शंका की यहाँ गुंजाइश नहीं है, संदेह नहीं इसमें। जहां भी कोई तथ्य स्पष्ट ना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में कह सकते हैं। फिलहाल ये जो घुलित ऑक्सीजन है इस पर भी जो जैव विविधता है जल की या जल पारितंत्र की, वो निर्भर करती है। ऑक्सीजन वायु जल अंतरा फलक के माध्यम से और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण से भी ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, ये बात आप जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करती है। जल के पारितंत्र में ऑक्सीजन का प्रवेश कहाँ से होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन का जो वायु जल अंतरा फलक होता है उससे। और इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें भी इसका प्रवेश होता है। अब वायु जल अंतरा फलक का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर वही बात कही गई है, वायु और जल का अंतरा फलक, मतलब यहाँ पर जो गैसें हैं उनका आपस में मिश्रण होता है, इससे पानी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की उपस्थिति तो होती ही है, लेकिन बाहर से जो ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करती है वो कहाँ से आती है? वो जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसका इस्तेमाल जीव नहीं कर सकते। अतिरिक्त रूप में ऑक्सीजन का घुला होना आवश्यक है। मतलब जल की मात्रा तो पहले से ही थी, किसी भी महासागर या झील के स्रोत में जल की मात्रा पहले से ही थी, उसमें ऑक्सीजन यौगिक में संरचना के रूप में मौजूद थी। लेकिन बाहर से जो ऑक्सीजन की उपस्थिति इसमें अतिरिक्त हो जाती है, जिसे कि आप बीओडी में नापते हैं,
बीओडी में ऑक्सीजन को नापा जाता है, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को नापते हैं। तो इस रूप में नापी जाने वाली ऑक्सीजन इसमें आती कहाँ से? ये प्रवेश करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। जो वनस्पतियां यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण करती हैं, आपने देखा कि जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर पाता है वहां पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो इन वनस्पतियों के द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। और ताजे पानी में वजन के हिसाब से जो घुलित ऑक्सीजन की औसत मात्रा होती है, ताजे पानी में अगर भार के हिसाब से या वजन के हिसाब से देखा जाए तो घुलित ऑक्सीजन की जो औसत मात्रा होती है वो 10 भाग प्रति मिलियन होती है। ये इसकी औसत मात्रा है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। यह पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। पानी की क्वालिटी कैसी है इस पर निर्भर करता है कि उसमें कितनी मात्रा में घुलित ऑक्सीजन मौजूद है। अब घुलित ऑक्सीजन वायु जल अंतराफलक के माध्यम से और जीवों, अब जीवों में कौन कौन से जीव हैं? तो मछलियां हैं, इसके अलावा डिकम्पोजर है, जूप्लैंक्टन्स है, इस प्रकार के जीव हैं। इनके श्वसन के माध्यम से जल निकाय से बाहर आती है। मतलब यह जो जीव है ये श्वसन करते हैं और इससे यह जल निकाय से बाहर की ओर प्रवेश करती है, निकल जाती है। पानी में बरकरार ऑक्सीजन की मात्रा तापमान से भी प्रभावित होती है। जो पानी में मौजूद ऑक्सीजन होती है उस पर तापमान का भी असर पड़ता है। तापमान का असर कैसा होता है तो देख लीजिए। गर्म पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि गर्म पानी में वाष्पीकरण की क्रिया होती है और जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है, ऑक्सीजन का जो औसत प्रतिशत वहां पर है वो घटने लगता है। उसकी तुलना में जो औसत गर्म पानी या सामान्य तापमान वाला पानी होता है वहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो जल का गर्म होना भी ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। यह एक अच्छी परिस्थिति नहीं कही जा सकती। इस परिस्थिति में जो जैव विविधता है उसमें संकट मंडराने लगता है। अब इसके अलावा अन्य भी कारक हैं जो कि जलीय उत्पादकता पर यहाँ पर प्रभाव डालते हैं। उन पर भी प्रकाश डालकर देख लेते हैं। तो दूसरी चीज है, दूसरी नहीं बल्कि तीसरी चीज है इसमें पारदर्शिता। किसी भी पानी की पारदर्शिता इस बात को निर्धारित करती है कि वहां पर प्रकाश की मात्रा अंदर कितनी प्रवेश कर पाएगी। सूर्य का प्रकाश कितनी मात्रा में जल के अंदर प्रवेश करेगा या कितनी दूर तक जाएगा। अगर जल की ऊपरी वाली सतह पर किसी वनस्पति या किसी शैवाल का घेरा है या परत है तो जो सूर्य का प्रकाश है वो अंदर प्रवेश करने से रह जाएगा या नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से जो अंदर के क्षेत्र हैं या अंदर की वनस्पतियां या जीव हैं वो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और उनकी उत्पादकता सीमित हो जाएगी। तो प्रकाश के प्रवेश की सीमा को यह निर्धारित करता है। और पारदर्शिता अन्य कारणों से भी प्रभावित होती है। अगर पानी गंदा है तो वह कम पारदर्शी होगा, अगर साफ पानी है तो वह ज़्यादा पारदर्शी होगा। जैसे मान लीजिए एक गिलास में आप पानी ले लीजिए, गिलास कैसा भी हो, स्टील का चलेगा या शीशे का ले लीजिए, और आप साफ पानी लीजिए। अगर आप साफ पानी लेते हैं तो गिलास का जो मतलब नीचे की तली है उसको आप देख सकते हैं। गिलास के एकदम नीचे वाली जो पेंदी है उसको आप देख पाते हैं। लेकिन उसी में ले आकर जरा मिट्टी घोल दीजिए और फिर देखिए तो क्या आपको पेंदा दिखाई देगा? अगर मिट्टी ज़्यादा मात्रा में आपने घोल दी है तो पूरा पानी मटमैला दिखाई देगा। अभी वो पानी ही है, ऐसा नहीं है कि वो पानी से कुछ और बन गया, लेकिन अब वो गंदा हो गया है। तो इससे उसकी पारदर्शिता पर गहरा असर पड़ा है, उसकी पारदर्शिता खत्म हो गई है। और इस अवस्था में सूर्य का प्रकाश अगर उस पर पड़ेगा तो नीचे वाली परत में वो नहीं पहुंच पाएगा, आराम से नहीं जा पाएगा और बहुत सीमित क्षेत्र में रह जाएगा और प्रकाश संश्लेषण और जो अन्य क्रियाएं हो रही थी वह बाधित हो जाएंगी। मिट्टी, गाद, फाइटोप्लैंक्टन्स, यह जो पदार्थ है मिट्टी और गाद, इसके द्वारा गाद क्या होता है? तलछट होती है। नदी के जो अवसाद होते हैं उनकी बात की जा रही है, तो उससे भी यह जो पारदर्शिता है ये प्रभावित होती है। इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। ये जल की ऊपरी सतह को घेर लेते हैं जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं पहुंच पाता। अब यह प्रकाश के प्रवेश और प्रकाश संश्लेषण की जो गतिविधियां हैं उसको सीमित कर देते हैं। और प्रकाश संश्लेषण जब सीमित हो जाएगा तो जीवन की गतिविधियां हैं, जो जीवों की उपस्थिति है उसकी मात्रा पर भी असर पड़ेगा। यह एक कारक हो गया। और एक कारक है तापमान। तापमान किस प्रकार से इसमें भूमिका निभाता है? तो तापमान की भूमिका ये होती है कि पानी का तापमान हवा के तापमान की तुलना में कम तेजी से बदलता है। मतलब हवा जितनी जल्दी गर्म या जितनी जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी उतनी जल्दी न तो गर्म होता है और न ही उतनी जल्दी ठंडा होता है। किसी गीली चीज को ठंडा करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। अगर वो एक बार गर्म हो जाए, जल्दी गर्म नहीं होती, और जब एक बार गर्म हो जाती है तो वह जल्दी ठंडी नहीं होती। उसकी तुलना में कोई सूखी चीज या ठोस पदार्थ जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी ही जल्दी ठंडे भी होते हैं। वही चीज यहां कही गई है। हवा का तापमान और पानी का तापमान दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो दोनों में जो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होने की प्रकृति है वो हवा में पाई जाएगी, और देर से गर्म और देर से ठंडे होने की जो प्रकृति है वो पानी में पाई जाएगी।
अब पानी का तापमान कम बदलता है क्योंकि उसमें स्थिरता पाई जाती है, न तो वो आसानी से गर्म होता है न ही आसानी से ठंडा होता है। इसलिए जलीय जीवों में तापमान की सहनशीलता सीमित मात्रा में होती है। जितने स्थलीय जीव सह लेते हैं किसी भी तापमान को, जितनी ज़्यादा गर्मी को या जितनी ज़्यादा ठंडी को जो स्थलीय जीव हैं वो झेल लेते हैं, उतनी मात्रा में जलीय जीव नहीं झेल पाएंगे क्योंकि वो उस परिस्थिति में रहे ही नहीं होते हैं। जिस वातावरण में जीव रहता है उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करता है। उससे विपरीत अगर उसको वातावरण मिले तो वह या तो परेशान होगा और अंतिम में मर भी सकता है अगर ज़्यादा परेशानी हुई तो, ज़्यादा अनुकूलन की कठिनाई आई तो ऐसी कंडीशन में जो जलीय जीव हैं उनमें सहनशीलता बहुत सीमित मात्रा में होती है क्योंकि वहाँ पानी का जो तापमान होता है वो इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं होता और स्थल खंड पर जीवधारी अलग अलग तरह के तापमानों को झेलते हैं, इसलिए उनकी जो सहन शक्ति है वो ज़्यादा होती है। ये जो तापमान है ये यहाँ पर जल की उत्पादकता और जो जल का पारितंत्र है उसको सीमित करने का काम करता है। ये बात तो कुछ कारकों को हमने देखा, इसमें तापमान था, इसके अलावा पारदर्शिता थी, पानी कितना पारदर्शी है इस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निर्भर करेगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर ही जल का जो जीवन है वो निर्भर करेगा। इसके अतिरिक्त हमने घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को देखा, पानी में जो ऊपरी घुली हुई ऑक्सीजन होती है और उसकी संरचना में जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उसकी मात्रा को देखा। इसके बाद अप्रकाशी क्षेत्र और प्रकाशी क्षेत्र के रूप में, प्रकाशी क्षेत्र का मतलब जो सुप्रकाशी क्षेत्र थे, उस रूप में हमने सूर्य के प्रकाश की जो महत्ता थी उसका जो महत्व था उसको देखा। और इन सब बातों पर, यह जितने भी कारण हमने देख लिए हैं, इसी पर किसी जलीय पारितंत्र की उत्पादकता या उसकी जो मात्रा है वो निर्भर करती है। वो कितना ज़्यादा विस्तृत होगा, कितनी ज़्यादा उसमें विविधता पाई जाएगी, कितनी ज़्यादा मात्रा में उसमें जैव मात्रा उपस्थित होगी यानी बायोमास होगा, यह सब कुछ हम देख रहे हैं। अब इसके बाद यह जो पारितंत्रों की हम बात कर रहे थे, जलीय पारितंत्र पर हम आ गए थे। कारकों को देखते देखते हम चलेंगे जो झील की पारिस्थितिकी है उसकी ओर। झील की पारिस्थितिकी अपने ही ढंग की होती है, उसका अपना एक तंत्र होता है। तो वह पारितंत्र किस प्रकार का होता है, वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उसमें सुपोषण की जो घटना होती है, सुपोषण का नाम आपने परीक्षाओं में प्रश्नों में बहुत देखा होगा। तो यह सुपोषण की घटना असल में क्या होती है इस पर चर्चा होगी जो कि अगले वीडियो लेक्चर में होगी। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।